नमस्ते सदावत से मातृभूमि। दोस्तों स्वागत है आप सबका टेक्निकल अस्त में। दिन भर 11 स्पेस डिफेंस और इंटरनेशनल गलियारे से चलिए इस वीडियो में एक करके जान लेते हैं। दोस्तों आज की टॉप हेडलाइंस हैं। चीन ने अरुणाचल प्रदेश में बनाया एक नया गांव। तेजस फाइटर जेट के बाद अब MiG-29 और सुखोई 30 MKI विमानों को खरीदने के लिए आगे बढ़ी सरकार। स्वदेशी रूप से विकसित किए गए हेलीकॉप्टरों की फ्लीट इस बार एरो इंडिया शो में दिखाई जाएगी। भारत ने चाबहार बंदरगाह पर पहुंचाई अपने उपकरणों की पहली खेप। पिछले हफ्ते सुरक्षा समिति ने 83 स्वदेशी एयरक्राफ्ट को बनाने की मंजूरी दी थी, जिसके बाद अब भारत रूस से 21 MiG-29 और 12 सुखोई Su-30 MKI लड़ाकू विमानों की खरीद के लिए औपचारिक रूप से आगे बढ़ रहा है। शुरुआत में 21 MiG-29 फाइटर्स के लिए RFP रूस को भेजा गया था। रूस इन फाइटर जेट्स को भारत को कम कीमतों पर दे रहा है। इन MiG-29 के अधिग्रहण से भारतीय वायुसेना में टोटल इनकी संख्या 59 हो जाएगी और 12 सुखोई 30 MKI के आ जाने से भारत के कुल सुखोई विमानों की संख्या 272 हो जाएगी। और ये रूस के साथ $15 बिलियन का अनुबंध है, जिसमें से अधिकांश HAL के द्वारा उत्पादित लाइसेंस वाले हैं। इंडियन एयरफोर्स ने अब तक 272 सुखोई में से 268 को शामिल किया है, जिनमें से कम 9 फाइटर जेट्स दुर्घटनाओं में खो दिए गए हैं। वहीं आपको बता दें कि 83 नए फाइटर जेट्स जिसे CCS के द्वारा मंजूरी दे दी गई है, उन्हें 2028 तक भारतीय एयरफोर्स के बेड़े में जोड़ दिया जाएगा। आपको बता दें कि अतिरिक्त MiG-29 और सुखोई भारतीय वायुसेना के लड़ाकू स्क्वाड्रन की संख्या में होने वाली बाधा को दूर करने के लिए हैं। इसके अलावा MiG-21, MiG-23 और MiG-27 को चरणबद्ध तरीके से रिटायर किया जाएगा, क्योंकि भारत को अभी कम से कम 42 स्क्वाड्रन की जरूरत है। उन्नत इलेक्ट्रॉनिक युद्ध क्षमताओं के साथ साथ अतिरिक्त आपूर्ति के पुर्जों के साथ ही 12 नए ट्विन सीट सुखोई की लागत करीबन 10,730 करोड़ थी। इसके अलावा 42 सुखोई को अब सटीक स्ट्राइक ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल को ले जाने के लिए संशोधित किया जा रहा है। इंडियन एयरफोर्स ने रणनीतिक साझेदारी नीति के तहत $20 बिलियन से अधिक के 114 नए फाइटर जेट्स को अपने मेगा मेक इन इंडिया परियोजना के लिए अप्रैल और मई तक एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी प्राप्त करने की योजना बनाई है। और आपको बता दें कि इसमें फ्रांस का राफेल जेट जाहिर तौर पर सबसे आगे है। भारत ने अपने घरेलू विकसित रोटरी विंग बेड़े का प्रदर्शन करने की योजना बनाई है, जिसे विदेशी देशों को निर्यात करने की संभावना है। आने वाले एरो इंडिया शो में केंद्र बिंदु के रूप में 35 से अधिक विदेशी प्रतिनिधिमंडल भारत में आने वाले हैं। लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर जैसे स्वदेशी प्लेटफॉर्म एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर के साथ ही यानी कि LUH का एक हथियारबंद संस्करण 3 फरवरी से शुरू होने वाले 3 दिवसीय शो में प्रमुखता से प्रदर्शनी में दिखाया जाएगा। साथ ही इसमें विभिन्न प्रकार के होम ग्राउंड एयरक्राफ्ट भी दिखाए जाएंगे, जिसमें तेजस फाइटर जेट और ट्विन और 2 सीट वाले ट्रेनर्स विमान भी होंगे। लॉकहीड मार्टिन एरो इंडिया शो 2021 के 13वें संस्करण में अपनी रक्षा क्षमताओं को प्रदर्शित करेगा, जो कि बैंगलोर कर्नाटक में 13 फरवरी 2021 से होने जा रहा है। इस साल इस कंपनी के प्रदर्शन में F-21 एयरक्राफ्ट, MS-60 रोमियो मल्टी मिशन हेलीकॉप्टर और S-76D हेलीकॉप्टर्स के अलावा C-130J सुपर हरकुलिस एयरक्राफ्ट भी शामिल होंगे। साथ ही लॉकहीड मार्टिन ने कहा कि भारत सरकार के आत्मनिर्भर भारत अभियान और मेक इन इंडिया पहल के साथ हम एरो इंडिया 2021 में भाग लेने और स्वदेशी रक्षा विनिर्माण इकोसिस्टम के विकास में सहयोग करने के लिए अपनी क्षमताओं को जारी रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं। लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट यानी कि LCA तेजस के अगले संस्करण को हरी झंडी मिलने के बाद सरकार ने अब जेट के स्वदेशीकरण पर काफी कठोर यानी कि काफी स्टिफ टारगेट्स रखे हैं। इन स्टिफ टारगेट्स में जो सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है वो है टेक्नोलॉजी का, जो अब तक भारत में नहीं बन रही थी, और इस प्रक्रिया को और तेज करने के प्रयास के लिए महत्वपूर्ण रूप से धन भी दिया गया है। आपको बता दें कि जो 83 जेट्स का सौदा हुआ है उसमें ये जेट 2 प्रकार के होंगे। इनमें 73 तेजस MK1 संस्करण वाले होंगे और 10 जेट्स तेजस MK1 कॉन्फ़िगरेशन वाले होंगे। वर्तमान में भारत में केवल 50% यानी कि 50% जेट बनता है, जबकि इंजन और नया रडार जिसे आयसा कहा जाता है वे अमेरिका और इजराइल से आते हैं। वर्तमान में विमान में लगभग 344 सिस्टम लगे हुए हैं, जिसमें से कि 210 सिस्टम स्वदेशी हैं और उनमें से 134 को आयात किया जाता है। HAL ने तेजस की अतिरिक्त उत्पादन लाइन यानी कि असेंबली लाइन को बनाने के लिए सुविधाओं का निर्माण किया है। दोस्तों अगर आपको यहाँ तक वीडियो अच्छी लगी हो तो आप प्लीज वीडियो पर कमेंट जरूर करें, साथ ही इस वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा। भारतीय वायुसेना ने भारत की मिड एयर रिफ्यूलिंग भरने की क्षमता की महत्वपूर्ण कमी को दूर करने के लिए कम से कम 2 टैंकरों को पट्टे पर लेने के लिए अमेरिकी विमानन कंपनी बोइंग और यूरोपीय एरोस्पेस प्रमुख एयरबस से फाइनेंशियल कोट्स मांगे हैं। इंडियन एयरफोर्स ने एयरबस से 2 मिड एयर रिफ्यूलर्स के लिए लीजिंग कोट्स मांगे हैं। इसके अलावा बोइंग से केवल 1 के लिए अनुरोध किया गया है। इससे पहले अटकलें लगाई जा रही थी कि भारत 3 टैंकरों को पट्टे पर ले सकता है और इनका उपयोग करने के अनुभव के आधार पर 6 ईंधन भरने वाले और बेड़ों के ऑर्डर भी दिए जाएंगे। इंडियन एयरफोर्स दोनों कंपनियों के साथ बातचीत कर रही है। सूत्रों ने कहा कि इस संबंध में एक निर्णय जल्दी आ सकता है।
सूत्रों ने कहा कि A330 मल्टी रोल टैंकर ट्रांसपोर्ट MRTT एयरक्राफ्ट एयरबस के ट्विन इंजन A330 पैसेंजर एयरक्राफ्ट का डेरिवेटिव है और KC-46 टैंकर बोइंग 767 पैसेंजर जेट का डेरिवेटिव है। पहले यह माना जाता था कि इंडियन एयरफोर्स ने एयरबस टैंकर के लिए अपना मन बना लिया है और बोइंग इसके विकल्पों में यानी कि ऑप्शन में नहीं था। अगर ये प्रक्रिया पूरी हो जाती है तो ये दूसरा बड़ा पट्टे वाला सौदा होगा, जिसमें कि पिछले साल हमने नौसेना के लिए 2 सी गार्जियन ड्रोन अमेरिका की फर्म जनरल एटॉमिक से लीज पर लिए थे। आपको बता दें कि रक्षा प्रणालियों को पट्टे पर देने का नया विकल्प है, जिसे 2020 में रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया के द्वारा पेश किया गया है। सेना के पुनर्गठन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, लेकिन इसमें जो सबसे बड़ा बदलाव होने जा रहा है वो सेना को भविष्य में इंसानी ताकतों की बजाय तकनीक की ताकत से लैस करना है। इसके लिए सेना ने नई टेक्नोलॉजी के 5 क्षेत्रों में आगे बढ़ने की तैयारी शुरू कर दी है। इनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, रोबोटिक्स, क्वांटम कंप्यूटिंग, ब्लॉकचेन और बिग डेटा एनालिटिक्स है। इस बात पर शोध किया जा रहा है कि किस रूप में इन तकनीकों का इस्तेमाल सेना में हो। सेना की प्रशिक्षण कमान ने कुछ समय पूर्व एक वैज्ञानिक अध्ययन कराया था, सेना को नई तकनीकों से लैस करने के लिए सशक्त बनाया जा सके। इस अध्ययन के आधार पर आगे बढ़ने के लिए एक रूपरेखा तैयार की गई है, जिसमें 5 टेक्नोलॉजी पर आगे कार्य करने का फैसला किया गया है। हाल ही में आर्मी डिजाइन ब्यूरो के तहत 2 प्रोजेक्ट आर्मी टेक्नोलॉजी बोर्ड और आर्मी टेक्नोलॉजी फंड के जरिए मंजूर किए गए हैं, जिनमें क्रमशः 36 और 23 करोड़ रुपए के इन प्रोजेक्टों में सेना में इन सभी तकनीकों के इस्तेमाल के लिए शोध किए जा रहे हैं। सूत्रों के अनुसार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक के जरिए सेना सीमाओं की निगरानी के उपाय सुनिश्चित कर सकती है और इस तरह रोबोटिक्स तकनीक के इस्तेमाल उन क्षेत्रों में किया जा सकता है जहां जवानों को तैनात होना बेहद कठिन और महंगा होता है। क्वांटम कंप्यूटर तकनीक से सूचनाओं के आदान प्रदान को तीव्र और सुनिश्चित बनाया जा सकता है, क्योंकि क्वांटम तकनीक को हैक नहीं किया जा सकता। ब्लॉकचेन तकनीक वित्तीय कार्यों को मजबूत और पारदर्शी बनाने के लिए किया जा सकता है, जबकि बिग डेटा एनालिटिक्स के जरिए सुरक्षा संबंधी आंकड़ों के व्यापक और तीव्र विश्लेषण किए जा सकते हैं। सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने कहा था कि सेना बदलाव के दौर से गुजर रही है। हम भविष्य में सेना को मानव ताकत आधारित सेना से तकनीकी रूप में सशक्त सेना के रूप में परिवर्तित करने की दिशा में कार्य कर रहे हैं। सिर्फ थल सेना में नहीं बल्कि तीनों सेनाओं में इस प्रकार के बदलाव लाए जाएंगे। अरुणाचल प्रदेश में चीन के द्वारा गांव बनाए जाने की रिपोर्ट के बाद विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत सरकार अपने क्षेत्र की सुरक्षा के लिए हर जरूरी कदम उठा रही है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि चीन ने पिछले कई सालों में इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किए हैं। मंत्रालय ने कहा कि जवाब में हमारी सरकार ने भी बॉर्डर पर रोड पुल सहित कई इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किए हैं, जिससे बॉर्डर के समीप रह रहे स्थानीय लोगों को मदद मिली है। वित्त मंत्रालय के मुताबिक सरकार ने बॉर्डर इलाकों में चीन के कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी की रिपोर्ट देखी है। भारत सरकार इस पर लगातार नजर रखी हुई है। भारत सरकार अपनी संप्रभुता की रक्षा करने और अरुणाचल प्रदेश सहित सभी बॉर्डर इलाकों में नागरिकों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। अभी हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार सैटेलाइट तस्वीरों से ये पता चला कि चीन ने अरुणाचल प्रदेश में गाँव बनाया है, जहाँ करीबन 101 घर है। ये तस्वीरें 1 नवंबर 2020 की हैं, जिसमें कई विशेषज्ञों ने पुष्टि की है कि यह कंस्ट्रक्शन भारत सीमा में वास्तविक नियंत्रण रेखा से करीब 4.5 किलोमीटर अंदर बना है। लेकिन तस्वीर ये भी बताती है कि चीन ने यह कंस्ट्रक्शन पिछले 1 साल में किया है। अगस्त 2019 की एक सैटेलाइट तस्वीर में इस इलाके में किसी तरीके का कोई भी कार्य या इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दिख रहा था। ईरान के चबहार बंदरगाह के विकास के लिए भारत ने आगे बढ़कर सहयोग किया है। इस बंदरगाह के विकास के लिए भारत की ओर से $8.5 मिलियन मूल्य की भारतीय उपकरण की पहली खेप रविवार को दक्षिण पूर्वी बंदरगाह पर पहुंची है। सितान बलूचिस्तान प्रांत के बंदरगाह और समुद्री विभाग के महानिदेशक ने कहा कि ये समझौता भारतीय पक्ष और पोर्ट्स एंड मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के बीच हुआ है, जिसके आधार पर भारत $8.5 मिलियन का निवेश करने जा रहा है। ये पहली बार है जब 100% के साथ बंदरगाह में विदेशी निवेश के साथ अनुबंध किया गया है। दोस्तों, आपको जैसे कि मालूम है कि भारत के लिए चबहार जो है वो काफी महत्वपूर्ण बंदरगाह है। इस बंदरगाह के माध्यम से भारत को मध्य एशिया से जुड़ने का सीधा रास्ता मिल जाएगा। इसमें पाकिस्तान का कोई दखल नहीं होगा। खासकर अफगानिस्तान और रूस से भारत का जुड़ाव और बेहतर हो जाएगा। तो दोस्तों, ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट्स। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न जवाब या आपका कोई सवाल आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। बहरहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलता हूं वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।